नमस्कार बच्चों, मैं नीतू शर्मा। आज हम हिंदी सुलभ भारती से 8वीं कक्षा के दूसरी इकाई से पहली कविता धरती का आंगन महके, इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। कविता पढ़ने के पूर्व हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म 1929 उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2012 में हुई। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञान अर्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। बच्चों, इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं: अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, यह कविता संग्रह है आदि। चलिए बच्चों, अब हम पद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। धरती का आंगन महके, इस कविता की विधा है नई कविता। प्रस्तुत कविता में कवि श्री डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने धरती के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाए हैं। बच्चों, इस नई कविता में कवि ने हमें कर्म, ज्ञान, विज्ञान के महत्व को बताने की कोशिश की है और इनका ये मानना है और ये कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर भले ही आसमान को छू लें, हम ऊंचाइयों को पा लें, आसमान को नाप लें, हम बहुत प्रगति कर लें, लेकिन जी हाँ बच्चों, लेकिन जो आदमी आज शस्त्रास्त्र बनाकर मनुष्य का विनाश कर रहा है, मानवता को ठेस पहुंचा रहा है, ये बातें वे बिल्कुल ही ना करें। कवि कहते हैं मनुष्य ज्ञान विज्ञान का सहारा लेके आसमान को तो छू रहा है, प्रगति तो कर रहा है, लेकिन ये जो शस्त्रास्त्र का बनाकर यानी विज्ञान का दुरुपयोग ना करें, कवि ऐसा बिल्कुल ना करने के लिए कहते हैं। बच्चों, इसी मूल उद्देश्य को लेकर डॉक्टर दीक्षित जी ने यह कविता लिखी है। दीक्षित जी कहते हैं, अगर हमें धरती का आंगन महकाना है, इसके लिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास करना चाहिए, मनुष्य को सदाचार और स्नेह से मानवता को बचाना चाहिए। तभी जाकर हम हमारी बुद्धि का प्रयोग कर, हमारी इस प्रतिभा का प्रयोग कर हम इस धरती को बचा सकते हैं, इस धरती का श्रृंगार कर सकते हैं और तभी जाकर हम धरती का आंगन महका सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता का सरल अर्थ समझते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। बच्चों, यहाँ हम कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं, जैसे कि धरती का अर्थ है पृथ्वी, महके, महकने का अर्थ है गंध देना, खुशबू देना। कर्म का यहाँ पे अर्थ है काम करना और ज्ञान का अर्थ है बुद्धि। बच्चों, कवि कहते हैं कि हमें हमारे काम से, हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारी मेहनत से और हमारे विज्ञान से हम अपनी धरती का आंगन महका सकते हैं। जी हाँ, हमारी बुद्धि के जोर पर, हमारे काम के जोर पर, हमारे ज्ञान के जोर पर, हम अपने ज्ञान के बलबूते पर हम धरती को बहुत ही खुशहाल और सुंदर बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा बच्चों? ऐसा तब होगा जब हम ऐसी सरिता को प्रवाहित करेंगे, यानी
सरिता यानी नदी, हम ऐसी नदियों को प्रभावित करेंगे जिससे सब खेत खलियान धान से लहलहा उठे। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम अपने अच्छे कामों से नदियों को ऐसा मोड़ दें जिससे सभी खेत खिल जाए, सभी जगह अच्छे अनाज उगे। और इसके लिए हमें ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना होगा, हमें अपनी मेहनत का प्रयोग करना होगा, तब हम धरती को खुशहाल और सुंदर बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। बच्चों, यहाँ पर कवि हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि जो हमारी अभिलाषाएं हैं, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो विशेष है, वह हम पूरा करना चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए हमें आशाओं का सहारा लेना पड़ता है। यानी हमें जो उम्मीद है, हम उसे पूरा करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें आशाओं का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि बच्चों, मनुष्य एक आशावादी प्राणी है ना। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचता ही रहता है, जैसे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा काम करना है। तो सभी के कुछ न कुछ सपने होते हैं, कुछ अभिलाषाएं होती हैं जो हमारी आशाओं पर टिकी होती है। लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं तब हम अपने पैरों को अनुशासित कर गति से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। तभी हम अपनी मार्ग पर, मतलब हमारा जो रास्ता है, हमारा जो राह है, हमारी जो मंजिल है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे अपने आप पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने अभिलाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। बच्चों, कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो शिल्पकला है, शिल्पकला का अर्थ यहाँ पे बच्चों यह है कि जो हाथ से बनाने वाली चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कलाओं को सीखना चाहिए। जब वो कलाओं को सीखता है, उसके अंदर जो गुण होते हैं, तब जाकर उसके गले में कुमुदों यानी कमल के समान जो फूल हैं, उस व्यक्ति के गले में उन फूलों की माला पड़ेगी। यानी कि वक्षस्थल, वक्षस्थल का अर्थ होता है बच्चों छाती, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे गले में। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कलाओं को सीखेगा उसी के गले में फूलों का हार भी होगा। मतलब जो कलाओं से पूर्ण होगा, संसार में उसी का नाम होगा, उसी के गले में सब फूलों का हार पहनाएंगे। इसके साथ साथ कवि कहते हैं कि फूल फलों से इस धरती का श्रृंगार हो। कहने का मतलब ये है कि हम अपने कर्म से, हम अपनी कलाओं से, हम अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से इस धरती को इतना सुंदर बनाएंगे कि चारों तरफ हरियाली और फल फूल दिखाई देंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे धरती ने एक नया श्रृंगार किया हो। सभी जगह फल फूल हरा भरा देखकर ऐसा लगेगा कि धरती ने एक नए प्रकार का श्रृंगार किया हो। आगे देखिए बच्चों, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। बच्चों, कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि चंद्रलोक, चंद्रलोक यानी चंद्र ग्रह या मंगल ग्रह है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कवि कहते हैं
कि मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके भले ही अंतरिक्ष यान बनाकर वह अब चंद्रलोक में पहुंच गया है या फिर मंगल ग्रहों आदि पर पहुंच गए हैं, लेकिन विज्ञान ज्ञान से भयंकर अस्त्र न बनाए। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने विज्ञान का सहारा लेकर अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सहारा लेकर बहुत सारे अंतरिक्ष यान बनाए हैं और आज वह चंद्रलोक यानी चांद तक पहुंच गए हैं, चंद्र ग्रह तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसी विज्ञान का प्रयोग वह विनाशक अस्त्रों यानी जो विनाशक अस्त्र है उसके लिए ना करें, जो कि इंसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मतलब विज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि विज्ञान का दुरुपयोग करके अस्त्रों का निर्माण करें। अस्त्रों के निर्माण से बच्चों इंसान का नुकसान ही होगा। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं। अब बच्चों यहाँ मैं आपको अस्त्रों और शस्त्रों में अर्थ बताना चाहती हूँ। शस्त्र वे होते हैं जो हाथ से चलाए जाने वाले हथियार होते हैं, जैसे कि तलवार, भाला आदि। और अस्त्र ऐसे वो होते हैं जो हाथ से फेंके जाने वाले होते हैं, जैसे कि बम। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम भले ही विज्ञान का सहारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम उसी विज्ञान का दुरुपयोग ना करें जिससे इंसान को तकलीफ पहुँचे। आगे देखिए बच्चों, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। अब यहाँ इस पंक्ति में कवि ने आदमी के गुणों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का जो तन ढकती है। कौन ढकता है प्राणों का तन? शुभ्र शलाका। अब बच्चों पहले तो हम शुभ्र शलाका इसका अर्थ समझते हैं। शुभ्र का मतलब होता है उज्जवल और शलाका का अर्थ होता है सलाई, जिसे बड़ी सुई भी कह सकते हैं। बच्चों कवि यहाँ कहना चाहते हैं, अगर आदमी के अंदर सदाचार है, अच्छे गुण हैं, अच्छा व्यवहार है, तो ये शुभ्र शलाखाएँ हमारे जीवन पर बुना देती है और इससे मनुष्य के सदाचार की जो कीमत है वह हमें देखने को मिलती है। बच्चों सुंदरता किसे कहते हैं? सुंदरता मानव के अच्छे व्यवहार, सदाचार, मानवता, इंसानियत को ही सुंदरता कहते हैं। उनके नैतिक गुणों, उनकी पवित्रता को ही सुंदरता कहते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। अब बच्चों प्रतिभा का अर्थ होता है टैलेंट। कवि यहाँ कहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है, यानी हमारी जो प्रतिभा है, हमारा जो टैलेंट है, वह हम किससे नापते हैं? पैमाना। पैमाना का मतलब होता है नाप तोल और मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। तो हमारा जो टैलेंट है हम किससे नापते हैं? बुद्धि की ऊंचाई से। बुद्धि की ऊंचाई से हम नापते हैं। कवि कहते हैं कि हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी सीख लें, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर मानवता ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर इंसानियत, मानवता होनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने मन की गहराई को मापने की बात कही है कि बाहरी रूप से मनुष्य कितना भी सुंदर हो, कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वह किसी काम का नहीं। अंतिम पंक्ति देखिए बच्चों, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। आत्मा यानी कि मन, आवृत्य प्रेरणा देना, प्रभा प्रकाश, परिधान यानी
पोशाक या वस्त्र। कवि यहाँ कहते हैं, हमें हमारे मन को इस प्रकार प्रेरणा देना है कि हम प्रेम रूपी प्रकाश के वस्त्र पहनकर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम हमारी आत्मा यानी कि हमारे मन को इस प्रकार हमें प्रेरणा देनी है कि हम सब मिलकर वसुधा यानी कि धरती की हम अर्चना यानी कि हम उसकी पूजा, उसकी वंदना हम सब मिलकर धरती की वसुधा की हमारी उसका जय गान करें, यानी कि गुणगान करें। हम सब मिलकर इस प्रकार से अपनी वसुधा, अपनी धरती का गुणगान करें कि चारों तरफ धरती का आंगन महकने लगे। तो चलिए बच्चों, अब हम धरती का आंगन महके इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके। अब बच्चों, यह प्रश्न ऐसे बनता है कि धरती का आंगन किनसे महकता है। अब इसका उत्तर है, धरती का आंगन कर्म ज्ञान और शिल्पकला इनसे महकता है। उसी प्रकार से दूसरी कृति है, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। यानी कि धरती का श्रृंगार किनसे होगा, तो इसका उत्तर है फल फूल और हरियाली। अगला प्रश्न है, परिमाण लिखिए। सरिता को प्रवाहित करने का परिमाण। इसका उत्तर यह होगा कि सब खेत धान से खिल उठेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में चढ़ने का परिमाण। इसका परिमाण यह होगा कि हम चंद्रलोक, मंगल आदि उपग्रहों पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ बच्चों विरोधार्थी भी होता है। तो पहला प्रश्न है, खिलना। अब इसका विलोम शब्द है मुरझाना। इसी प्रकार सदाचार, इसका विलोम शब्द है दुराचार। मानवता, इसका विलोम शब्द है दानवता। आशा, निराशा। धरती, आकाश। आशा है बच्चों आपको धरती का आंगन महके यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।